वेलकम बैक। वेलकम टू लेक्चर नंबर 2। आपके लिए नया लेक्चर है, मैं अपनी जगह पे ही हूँ। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड किया था, उसके बाद ही मैं लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप सबका वेलकम है HOC में। आज हम जितनी डिस्कशन हमने फर्स्ट लेक्चर में की थी, हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे और हम कुछ नए चीज़ों को जानेंगे अकाउंट्स के बारे में। ऑफ कोर्स ये लेक्चर जो है वो थ्योरी का लेक्चर ही रहेगा, बट हमने जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पिछली बार भी लिया था, हमने राम जी का एग्जाम्पल लिया था, ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके चीज़ों को समझेंगे। ओके, आई होप आपके पास वो सब चीज़ें होंगी जो मैंने आपको लाने के लिए बोली थी। आपको बुक, स्केल, आपके पेन, ये सब लाने के लिए बोला था, और आप अगर लाए हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाए तो मेक श्योर आप जल्दी ले आएँ। ओके, तो आपकी जो प्रैक्टिस नोटबुक है, जो भी रफ नोटबुक है, उसमें आप नोट डाउन कीजिए और उसको फिर फॉर्मली अपने जो मेन रजिस्टर है उसमें डाल दीजिए। ओके, तो अब हमने थोड़ा रिवीजन करना है कि हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। तो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे भी पहले हमने एक क्वेश्चन किया था खुद से कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। तो हमने एक वर्ड डिराइव किया था उससे, अकाउंटेबिलिटी, विच मीन्स किसी को आंसर करना। ठीक है, अपने आप को प्रूव करना, जो आपने काम किया है उसके लिए अकाउंटेबल होना, उसके लिए आंसरेबल होना। तो फॉर दैट यू डू अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, काम को करना। ओके, तो आप जो आंसरेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, आप उसको आंसर करना है, तो आपने उसके लिए क्या किया? आपने अकाउंट्स बनाए, आपने जर्नल बुक बनाई, आपने लेजर बुक बनाई, आपने उसको समराइज किया, फिर आपने उसे कम्युनिकेट किया। ऑल दिस इज द प्रोसेस वेयर यू बेसिकली प्रूव योर सेल्फ कि आपने जो काम किया है वो अनएथिकल नहीं है, वो गलत काम नहीं है, उसके पीछे फैक्ट्स हैं, उसके पीछे रिकॉर्ड्स हैं, उसके पीछे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। तो किसी को अगर चेक करना है तो आके चेक कर लीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमने एक ब्रिज बनाया है, तो येस वी आर आंसरेबल टूवर्ड्स दिस ब्रिज। इसमें कितना आपके पास ईंट लगी है, इसमें कितना आपके पास लोहा लगा है, इस सब के रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करें हैं, दैट इज़ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये फॉर्मल डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये हमने डिस्कस करी थी और एक एक चीज़ इसकी डिस्कस की थी। तो फिर मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए ये बोला था नीचे कि इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्या है हर पॉइंट की, वो हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि एक क्वेश्चन था कि एवरी ट्रांजेक्शन इज़ एन इवेंट बट नॉट एवरी इवेंट इज़ अ ट्रांजेक्शन, बिकॉज जब इवेंट को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लेते हैं तभी वो ट्रांजेक्शन बनता है। तो हर इवेंट ट्रांजेक्शन नहीं होती, ओनली दोज इवेंट्स आर ट्रांजेक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। फिर इसका हमने एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक मैनेजर बिजनेस को छोड़ के जाता है, अगर उसको हम मेजर कर सकते हैं तो वो ट्रांजेक्शन है, अगर उसको मेजर नहीं करते तो इट इज़ ओनली एन इवेंट। ठीक है, तो इसको डिस्क्लोज कर देंगे, कहीं पे बता देंगे किसी को, बट हम इसे अपने अकाउंट्स में नहीं डालेंगे। ओके, बिकॉज इसको हम मेजर ही नहीं कर सकते, और अगर हम मेजर नहीं कर पाएंगे तो हाउ कैन वी रिकॉर्ड इट एंड क्लासीफाई इट एंड समराइज इट। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ पूछनी है कि ये जो डेफिनेशन है, ऐसे तो मल्टीपल डेफिनेशंस है, और मैंने आपको बोला था कि अलग अलग बंदों ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, बट एक कंप्लीट डेफिनेशन हमें एक इंस्टीट्यूट ने दी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। अगर आपने गैस कर लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आई विल टेल यू, इट इज़ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जैसे हमारे यहाँ पे CAs होते हैं, उनके यहाँ पे CPAs होते हैं। ओके, तो उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी, बट आपको मैंने यहाँ पे और लोगों की डेफिनेशन पढ़ने के लिए बोली थी। फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 पे आपको मिलेगा स्मिथ एंड एशबर्न, तो इन लोगों ने भी वही बोला है इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ते हैं जो नोट नंबर 2 में जाएगा आपके, कि इज़ अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस। ये क्वेश्चन आता है, इसका क्या मतलब है वो हम सब सीखेंगे, बट अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस, देखो जब हम आर्ट की बात करते हैं तो हम बेसिकली टेक्निक की बात करते हैं। आपको हाथ ऐसे रखना है, आपको स्केल इतनी डिग्री पे रखना है जिससे कि आपका करेक्ट मेजर आए। दिस इज कॉल्ड आर्ट। आर्ट इज़ बेसिकली समथिंग विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अ टेक्निक। देखो, हम बैलेंस शीट मैंने आपको बताई थी, बैलेंस शीट को मैंने समझाया नहीं था, समराइजिंग का एक पार्ट था कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं या अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप सब एक ही लाइन में लिख दीजिए या आप उसको स्प्लिट कर दीजिए। इसको बोलते हैं टी शेप अकाउंटिंग। टी शेप मीन्स आप हॉरिजॉन्टली उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ पे। ओके, अदरवाइज कंपनीज एक्ट में हमारा जो एक
शेड्यूल 3 दे रखा है, ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के हिसाब से हमें वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो करना है और कुछ भी चीज़ लिखनी है तो उसको एक के नीचे एक लिखो। तो ये क्या है, सिंपली ये दो तरीके हैं किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने के। दीज आर टू वेज एंड देयरफॉर इट इन्वॉल्व्स अ टेक्निक। ओके, तो टेक्निक, आपके फॉर्मेट्स, ये सब क्या है, आपकी आर्ट है। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे देखा है कि खर्चों को किधर डालना है, इनकम को किधर डालना है, तो इसको देखो, जैसे मैंने एक अकाउंट बनाया, ये मेरा प्रॉफिट का अकाउंट है, मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मैंने 120 रुपये की इनकम कमाई और मैंने 100 रुपये का खर्चा किया, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का, राइट। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज द एक्सेस अमाउंट ओवर द इनकम आफ्टर मीटिंग योर एक्सपेंसेस। जब आप इनकम में से खर्चे हटा देते हैं तो जो बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमेशा एक्सेस होता है, राइट। ये आपका खर्चा है, ये आपकी इनकम है, तो ये जो बचा है ये आपका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हमेशा एक्स्ट्रा होता है। कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं इनकम और प्रॉफिट के बीच में। इनकम इज द ग्रॉस अमाउंट, जो टोटल अमाउंट आपको मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक टी शॉप वाला है, वो टी शॉप वाला दूध भी यूज़ करता है, वो पत्ती भी यूज़ करता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें यूज़ करता है, वो ग्लास का भी कॉस्ट बियर करता है। तो अगर उसने दिन में 100 रुपये कमाए लेकिन उसने अगर 60 रुपये का दूध लगाया तो वो तो रिकवर करेगा ना, वो तो उसको प्रॉफिट बेसिकली 40 रुपये का हुआ। अगर आप ये बोले कि उसको प्रॉफिट 100 का है तो वो चीज़ गलत है। उसकी इनकम 100 रुपये है बट उसका प्रॉफिट 40 रुपये है, राइट। तो ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कैसे पता लगाया है कि अगर मुझे इनकम लिखनी है तो वो इस साइड लिखनी है और एक्सपेंस लिखना है तो इधर साइड लिखना है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आएंगे आगे चल के, डेबिट और क्रेडिट। अगेन मैंने कुछ नहीं बताया, ये मैंने सिर्फ लिख दिया है। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं जो हमें बताते हैं किस केस में हमें डेबिट करना है, किस केस में हमें क्रेडिट करना है, कब हमें प्लस करना है, कब हमें माइनस करना है, कब अगर वो इंक्रीज़ होगा तो क्या करना है, कब कोई चीज़ डिक्रीज़ होगी तो हमें क्या करना है। तो ऐसी चीज़ें डिपेंड करती हैं रूल्स पे। और रूल्स जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे हम साइंस की बात करते हैं। जब भी आप साइंस बोलेंगे, आप न्यूटन का लॉ लीजिए या फिर आप किसी का भी आइंस्टाइन का लॉ ले लीजिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रूवन बाय फैक्ट्स हैं। अगर आइंस्टीन ने बोला है E इज इक्वल टू mc², तो ये एक प्रूवन लॉ है। या फिर F इज इक्वल टू mg, मैं साइंस में लेके नहीं जा रहा हूँ बट आपको ये चीज़ें पता है। तो ये एक प्रूवन लॉ है जो किसी फैक्ट से प्रूव किया गया है। लाइट आपकी स्पीड, कितनी स्पीड पे जाती है, ये प्रूव किया गया है। जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर प्रूवन फैक्ट्स। ये कहीं ना कहीं प्रूव हुए होंगे, किसी सिचुएशन में बेस्ट रहे होंगे, तो हमने इनको रूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अकाउंट्स दोनों बेसिस पे होती है। फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन टेक्निक एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। ओके, तो इन दोनों को अगर हम बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। अकाउंटिंग खुद में क्या है, एक प्रोसेस है, लेकिन वो प्रोसेस डिपेंड करता है कि आप उसे करते कैसे हैं, और वो डिपेंड करता है कि वो क्या रूल फॉलो कर रहा है। तो इसलिए वो आर्ट भी है और एक वो साइंस भी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि अकाउंटेंसी और अकाउंट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, जब हम ऊपर प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, तो हम जब साइंस की बात कर रहे थे, ये रूल्स एंड प्रिंसिपल है, ये पूरी नॉलेज है एक तरह से। इन्हीं अकाउंटिंग के रूल्स को यूज़ करके हम एक प्रॉपर नॉलेज क्रिएट कर देते हैं कि किस केस में क्या करेंगे, किस केस में क्या करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनको क्या पढ़ाया जाता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, उनको क्या पढ़ाया जाता है, रूल्स, कि आपको किस केस में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये जो रूल्स हैं, ये जो नॉलेज क्रिएट करते हैं, इस नॉलेज को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज नथिंग बट अ नॉलेज, ओके, वेयर एज अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, यूजिंग दैट नॉलेज। मैंने आपको ऊपर बताया कि अकाउंटिंग क्या करती है, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को यूज़ करके चीज़ों को रिकॉर्ड करती है और उसको इंटरप्रेट करती है और उसको कम्युनिकेट करती है, राइट। तो वो जस्ट एक प्रोसेस है जो रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बोले कि अकाउंटेंसी इज जस्ट द नॉलेज, वेयर एज यूज ऑफ दैट नॉलेज इज अकाउंटिंग। आपको कब प्लस करना है, आपको कब माइनस करना है, ये कौन बताएगा, अकाउंटेंसी। ओके, अकाउंटेंसी बहुत ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर आता है अकाउंटिंग, जो उस नॉलेज को यूज़ करके प्रॉपर रिजल्ट्स आपको देता है। तो अगर हम इसको रीड करें अगेन, तो अकाउंटेंसी इज बेसिकली नथिंग बट द नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। इसके अलावा आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज बेसिकली यूज बोल लो, आप प्रोसेस बोल लो,
एप्लीकेशन बोल लो, ये सब एक ही टर्म के सिनोनिम्स हैं। यूज़ ऑफ सच रूल्स टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन मैंने आपको समझा दी थी, ऐसे इवेंट जो मॉनेटरी टर्म्स में या ऐसी एक्टिविटीज़ जो मनी में मेजर हो सकती हैं। तो ये एक एक्शन है, ये यूज़ है, ये काम है। उस अकाउंटेंसी को करना कैसे है वो अकाउंटिंग है, और अकाउंटेंसी जस्ट रूल्स है। जैसे भगवत गीता और पूजा करना, तो पूजा करना इज अकाउंटिंग। भगवत गीता में लिखा गया है कि कैसे चीज़ों को करना है, अपनी लाइफ को कैसे जीना है, तो वो कौन बताता है आपको? भगवत गीता। तो इट्स द कंप्लीट नॉलेज। मैंने आपको 3 नोट्स बता दिए, इसके अलावा मैंने आपको चार्ट्स दिए हैं, वो आपको मिल गए होंगे। यहाँ पे चार्ट नंबर 1 देखिए, तो मैंने आपको ये बताया अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? इट्स एन आर्ट, whereas it is also science. Art means technique based, science means principle based. इसके बाद हमने नेक्स्ट नोट में पढ़ा था कि अकाउंटेंसी नॉलेज है जो कि किस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल्स एंड रूल्स पे। एंड इस नॉलेज को यूज़ करके, ये क्या है? यूज़ करके हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं, राइट? तो अकाउंटेंसी इज द नॉलेज, वेयर अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन। इसके बाद एक चार्ट और देख लेते हैं कि ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है इसे हम पढ़ चुके हैं। तो आप देखिए, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, ओके, उसके बाद उसे मेजर करना, जो मेजर हो जाएगा वो ट्रांजैक्शन बन जाएगी और इवेंट्स वहीं रह जाएंगे। बट आइडेंटिफिकेशन में तो पूरे इवेंट्स आते हैं ना, कि जो चीज़ मेजर हो सकती है और जो चीज़ मेजर नहीं हो सकती। उसमें जो मेजर हो जाता है उसको हम रख लेते हैं एज ट्रांजैक्शन, और इवेंट्स को हम जस्ट डिस्क्लोज कर देते हैं। डिस्क्लोज करना मतलब उसको अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसे बता देते हैं। जैसे कि अपनी एनुअल रिपोर्ट में हमने बता दिया कि हमारा मैनेजर प्रॉबेबली छोड़ के जा सकता है, इससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, बट उस नुकसान को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आपको वो रिकॉर्ड्स में नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ट्रांजैक्शन कभी बना ही नहीं। इसके बाद हम रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको बताया रिकॉर्ड हम एक बुक में करते हैं जिसका नाम है जर्नल बुक, ओके। ऐसी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम एक बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लेजर बुक। लेजर बुक में हम पोस्ट करते हैं, एंट्रीज को उठा उठा के डालते हैं, तो उसे पोस्टिंग बोलते हैं, राइट? जैसे ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है ना एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी आप एंट्रीज को उठा उठा के पोस्ट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। परचेज को परचेज के हेड में, सेल को सेल के हेड में। इसके बाद हम समराइज करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ट्रायल, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। किसको होता है? यूजर्स को, राइट? अब हम इसके यूजर्स हमने कुछ पढ़े थे कल कि गवर्नमेंट होती है, बैंक्स होते हैं, तो वो भी हम सही समय पे आने पे पढ़ेंगे। बट इतना हमने जितना पढ़ा है ये इस चार्ट में कवर हो रहा है कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसका मीनिंग क्या था कि इट कैन नॉट बी डन रैंडमली। फर्स्ट यू हैव टू मेजर, बिफोर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई, एंड देन ओनली यू कैन रिकॉर्ड, राइट? तो इसमें से 2 चीज़ें स्प्लिट होके आती हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। देखो, बुक कीपिंग क्या है? ये एक प्राइमरी फेज है अकाउंटिंग का। सबसे पहले बुक्स बनती हैं, उसके बाद इसमें समराइज होता है, यानी रिजल्ट्स क्या होते हैं? आउट होते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, वो सबसे एंड में जाके पता चलता है। तो उससे पहले बुक कीपिंग, बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज है जो सबसे पहले होती है। ये कहाँ ख़त्म हो जाती है? आपकी क्लासिफिकेशन पे, यानी जो आपकी जर्नल बुक है और लेजर बुक है, दोनों बुक्स ही तो हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बुक्स मेंटेन करना, यानी बुक कीपिंग। इसके बाद आपका अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अब बोलेंगे अकाउंटिंग हमने अभी भी पढ़ा था, वो तो स्टार्ट होता है आइडेंटिफिकेशन से। येस, बुक कीपिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, बट आपकी जो अकाउंटिंग है वो नॉर्मली स्टार्ट होती है आपकी समराइजिंग से, ओके। इससे पहले जो होता है वो बुक्स में जस्ट एंट्री रिकॉर्ड होती है। जैसे राम जी ने अपनी डायरी में रिकॉर्ड कर लिया था, तो वो तो रेगुलर चलता रहेगा। तो मैं अगर आपको इसके और फीचर्स बताऊं तो ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक टाइमलाइन है, ये फर्स्ट 6, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी 7th को हमने क्या किया था? अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट किए थे। अब देखो क्या होता है कि बुक कीपिंग रोज हो रही है, यहाँ पे परचेज हुई, यहाँ पे सेल हुई, यहाँ पे फिर परचेज हुई, फिर सेल हुई, तो इन सबको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? जर्नल बुक में, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग, ओके। इसके बाद हम हो सकता है हर तीसरे दिन, क्योंकि यहाँ परचेज था और यहाँ परचेज था, तो तीसरे दिन लाके मैंने इन दोनों को कहाँ उठा के डाल दिया? परचेज के हेड में। तो क्लासिफिकेशन हो गई हर तीसरे दिन, राइट? जैसे जैसे एंट्री होती जा रही है उसको क्लासीफाई भी करते जा रहे हैं, ओके। बट अगर आप देखें रिजल्ट्स कब कैलकुलेट हो रहे हैं, तो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कैलकुलेट हुआ था, यानी मेरे रिजल्ट्स
परफॉर्मेंस मेरी कैसी गई, वो कैलकुलेट हुए थे हफ्ते के एंड में, राइट। तो इससे हम बहुत सेफली बोल सकते हैं कि बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग में सिर्फ क्या आता है, आपकी जर्नल बुक एंड लेजर बुक। तो बुक कीपिंग एक रूटीन नेचर का जॉब है, जो रोज़ जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होती रहेंगी वैसे वैसे उसको आप बुक्स में डालते रहेंगे। बट क्या समराइजिंग आपकी रेगुलर होती है? नहीं, इट इज़ रादर एनालिटिकल एंड डायनामिक प्रोसेस। मैं आपको सब पढ़ाऊंगा ये बुक से, बट आपको समझना है इसका मतलब क्या है डायनामिक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है डायनामिक। देखो यहाँ पे कि मैंने जो 6 दिन काम किया उसको 7वें दिन मैंने समराइज़ कर दिया। अब जैसे जैसे एंट्रीज होती जा रही हैं, यहाँ पे एंट्री 1 तारीख को 2, 3, 4 जैसे जैसे एंट्री हो रही हैं वो तो परमानेंटली आपके रिकॉर्ड्स में चली गई ना, राइट। तो वो वहाँ पे फिक्स हो गई जाके। बट क्या चेंज हो रहा है आपका, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही एक एंट्री होती है आपका खर्चा इंक्रीज हो गया परचेज से, और अगले दिन अगर आपकी सेल हुई है तो आपकी सेल से इनकम इंक्रीज हो गई। हमने वहाँ पे देखा भी था कि 3100 की इनकम थी और परचेज मेरी कितनी थी, 2100, तो 1000 का मुझे प्रॉफिट हो गया था। ये मैंने आपको समझाया भी है कि प्रॉफिट हमेशा एक्सेस अमाउंट होती है, खर्चा निकालने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट होता है। तो ये सेल थी मेरी इनकम में और परचेज थी। तो इन सब को हमने क्या करा, जैसे जैसे हमारी परचेज हो रही है, क्या मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में परचेज वाला कॉलम ये इंक्रीज होता जा रहा होगा? यस। ऐसी इनकम भी इंक्रीज हो रही होगी जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रही होगी। तो इट इज़ रादर डायनेमिक। डायनेमिक मतलब जो चीज़ कॉन्स्टेंटली अपने अंदर चेंजेस लाती रहती है। एक बार आपकी सेल हो गई 20 रुपये की, तो वो 20 रुपये परमानेंट है, कोई उसको 21 नहीं बोल सकता, कोई से 19 नहीं बोल सकता, वो फिक्स हो गई, कांस्टेंट हो गई। बट जो चीज़ चेंज हो रही है वो है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे जैसे आपकी सेल के एंट्रीज बढ़ रही हैं, आपकी इनकम इंक्रीज होती जा रही है। तो एनालाइज करते वक्त ये चीज़ हमें मदद करेगी। देयरफॉर अकाउंटिंग जो है वो एनालिटिकल और डायनामिक नेचर की जॉब है। तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसका यही मीनिंग था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जूनियर स्टाफ नॉर्मली काम करता है, वेरेज यहाँ पे सीनियर स्टाफ आता है, जैसे कि आपका सीएज हो गए। अब ऐसा नहीं है सीएज यहाँ नहीं आ सकते, आएंगे ऑफ कोर्स, कंपनी बहुत बड़ी है, उसने अपना जूनियर स्टाफ में ही सीए रखा हुआ है, तो फिर क्या बोल सकते हैं। बट एग्जाम्पल है जैसे सीएज हो गए, एमबीएज हो गए। यूजुअली आप यहाँ पे ऐसे बंदे को रखेंगे जिसने टैली सीखी हुई है, या फिर एक बड़ा सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम बोलते हैं सैप, जो अकाउंट्स के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, वो अगर आपको समझ में आता है तो आप एंट्री तो नॉर्मल कर ही लेंगे, बट उसके लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जूनियर स्टाफ आता है, वेरेज यहाँ पे आपको सीनियर स्टाफ की ज़रूरत है जिसके पास टेक्निकल या कोई स्पेसिफिक नॉलेज है अकाउंटिंग की। जैसे आपका सीएज, उनके पास प्रॉपर नॉलेज होती है। तो यहाँ पे जो है आपका प्रॉपर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल रिक्वायरमेंट। ये ज़्यादातर क्या होता है आपका मैकेनिकल होता है। ओके, तो मैकेनिकल मीन्स कि यहाँ पे मेहनत ज़्यादा है, जैसे जैसे रोज बिल आएंगे आपको एंट्री डालनी पड़ेगी। बट यहाँ पे क्या है, एंड में बैठ के जस्ट आपको समराइज कर देना है। बट अगर गलत समराइज किया तो सब किस पे आएगा, आपके ऊपर, कि आपने प्रॉपर चेक क्यों नहीं किया। तो दोनों के अपने अपने यूज़ हैं। वो मैकेनिकल है, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं, वेरेज यहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगता है। तो मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था अपना कि बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज, वेरेज अकाउंटिंग इज़ द सेकेंडरी स्टेज। अकाउंटिंग स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड होती है। बट जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन सब कुछ आता है। बट अगर उसे ब्रेक करना पड़े तो अकाउंटिंग प्रोसेस में 2 पार्ट होते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग आपका जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग आपका सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग रेगुलरली होती है, अकाउंटिंग आपकी नॉर्मली एट द एंड ऑफ द पीरियड होती है या फिर कोई ब्रेक के बाद होती है, बट ये रेगुलर नहीं होती। तीसरा कि यहाँ पे मैकेनिकल वर्क ज़्यादा है बुक कीपिंग में, और अकाउंटिंग में आपका टेक्निकल वर्क ज़्यादा है, नॉलेज बेस्ड काम ज़्यादा है। ऐसा नहीं नॉलेज की ज़रूरत बुक कीपिंग में नहीं पड़ती। अगर आपने जर्नल एंट्रीज के रूल गलत लगा दिए तो नॉलेज तो सब कुछ बेकार कर देगी फिर आपका। तो नॉलेज की ज़रूरत हर जगह पे है, बट ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत कहाँ पे है, अकाउंटिंग में। ओके, तो इस चीज़ को हम थोड़ा पढ़ेंगे। तो अब आप बुक पे आइए। ये बुक है आपकी, दिस इज़ योर बुक, टी.एस. गरेवाल। इसका पेज नंबर 1 जो है उस पे आइए। तो हमने मीनिंग पढ़ लिया, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इस पूरी बुक में आप इस पूरे पन्ने पे अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये आपका सेल्फ स्टडी का पोर्शन है।
इसके बाद एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स मतलब करेक्टरिस्टिक्स। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और आपके लिमिटेशंस, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हम थ्योरी को टैकल कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जैसे आपके होते हैं फीचर्स, फीचर्स का मतलब होता है किसी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या है, ये होता है फीचर्स। फिर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नॉर्मली ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये कंफ्यूज करते हैं। अभी यहाँ हमारे टॉपिक में ये इतने रेलेवेंट नहीं है, बट क्योंकि बिजनेस के स्टूडेंट्स भी रहे होंगे, भले ही आप मेरे से पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, बट थ्योरी में वहाँ पे जाके डिफरेंस आ जाता है टोन का। करेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे एक इंसान का करेक्टर कैसा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, वो वेल स्पोकन होना चाहिए, वो बड़ों की इज्जत करता हो, पढ़ा लिखा हो, वो गंदगी ना फैलाता हो। तो ये सब किस में आते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स में। बट कोई आपसे पूछे उसके फीचर्स क्या हैं तो आप बोलेंगे कि मिस्टर XYZ के फीचर ये है कि वो लोग बहुत वेल स्पोकन तो हैं बट गंदगी बहुत करते हैं। तो वहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स से थोड़ा आप डिफ्रेंशिएट कर गए। यहाँ पे आ गया कि क्या है, वेरेज यहाँ पे है कि क्या होना चाहिए। होना चाहिए में बहुत चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक CA के करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए कि उसको सारे लॉज पता होने चाहिए, उसको टैक्स की नॉलेज होनी चाहिए, उसको अकाउंट्स की नॉलेज होनी चाहिए। बट अगर हम फीचर्स की बात करें तो हम बोलेंगे यार उसको लॉ तो अच्छे से आती है बट उसको अकाउंट्स इतने अच्छे से नहीं आती मिस्टर XYZ को। नॉर्मली अकाउंट्स में हम इसके अंदर ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं करेंगे कि दोनों पैरेलली यूज़ हो जाएंगे, ऐसा लगेगा हम दोनों को सेम ही बोल रहे हैं, बट एक्चुअली में डिफरेंस होता है। ऐसे ही आपका लिमिटेशंस क्या होता है, लिमिटेशंस मतलब कमियाँ। अब कुछ लोग इसको डिसएडवांटेजेस से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों आपके पैरेलली यूज़ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेजेस मतलब उसको यूज़ करने के नुकसान। वैसे लिमिटेशन का मतलब होता है उसके अंदर कमियाँ। कमियाँ मतलब कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए थी बट है नहीं। मैं क्यों इन चीज़ों पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी थ्योरी में मार्क्स बहुत कटते हैं और मुझे लिटरली मेरे स्टूडेंट जितने भी हैं वो थ्योरी में हमेशा स्ट्रांग रहते हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल में तो रहते ही हैं, बट मैं उन्हें थ्योरी में प्रिपेयर करके इसलिए भेजता हूँ जिससे कि उनके मार्क्स आ जाए। और ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे ये प्योर बुकिश लैंग्वेज में होगा। आप बोलेंगे कि रटवा रहे हैं, मैं कभी रटवाता नहीं हूँ। मैं रटवाऊँगा अगर आपको कोई चीज़ तो पहले समझाऊँगा। आप पेज नंबर 1.2 पे आइए तो आप देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा है और उसने कुछ नहीं बोला, उसने जस्ट ये डेफिनेशन को रिपीट कर दिया जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी। तो देखो पहला करेक्टरिस्टिक्स देखो उसका आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है मेजरिंग, तीसरा है रिकॉर्डिंग, चौथा है क्लासिफिकेशन, पांचवा है समराइजिंग, छठा है एनालाइजिंग एंड सातवां है कम्युनिकेटिंग। तो एक अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या क्या होना चाहिए। बट आप अगर इसकी टोन पढ़ेंगे आंसर्स के अंदर, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर, तो आपको रियलाइज़ होगा कि उसने फीचर्स के बारे में बात करी है, क्योंकि यहाँ पे वो फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको मैंने बता दिया कि अकाउंट्स में उनका इतना रेलेवेंस नहीं है। अगर मैच होके भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ सेम पढ़ सकते हैं, बट एक्चुअली में दोनों में डिफरेंस होता है। तो एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए होंगे कि एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करने की पावर होनी चाहिए, उसके बाद उसको मेजर करना आना चाहिए, रिकॉर्ड करना आना चाहिए। बट यहाँ पे वर्ड चाहिए नहीं मिलेगा आपको, उसने बोला होगा कि आइडेंटिफिकेशन होता है। तो बात एक्चुअली में उसने अंदर फीचर की करी है और ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है वो करेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मिक्स मैच कर दिया है। बट मैंने आपको डिफरेंस बताना था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ये स्टडी में जाएगा अगेन क्योंकि हमने सब कुछ डिटेल में डिस्कस तो करा ही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 1.3 पे आपका आता है कि इज अकाउंटिंग अ साइंस और आर्ट। तो इसमें आप अंडरलाइन कर लीजिए टेक्निक वर्ड को जो फर्स्ट लाइन में है आर्ट के आगे, और लास्ट पैरा में आपका है बेसिक प्रिंसिपल्स, ये आपका साइंस में जाएगा। ओके, तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अकाउंटिंग प्रोसेस भी पढ़ लिया है जो मैंने आपको बताया था कि इसमें बुक कीपिंग भी आती है और इसमें अकाउंटिंग भी आती है। तो देखो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होगा, रिकॉर्डिंग पे जाएगा, जर्नल में जाएगा विच इज़ रिकॉर्डिंग, लेजर में जाएगा विच इज़ क्लासिफिकेशन, फिर आपका समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड उसके बाद कम्युनिकेटिंग। तो
जो हम चैप्टर नंबर 7 है उसमें हम सीखेंगे मेजर कैसे करते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर जो सोर्स डॉक्यूमेंट है आपके, फिर चैप्टर नंबर 8 में आपका हम पढ़ेंगे रिकॉर्ड कैसे करते हैं, और पॉसिबली चैप्टर नंबर 9 में हम आपका क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे। उसके बाद तो आपका जो इंटरप्रिटेशन और समराइजिंग वगैरह है वो लार्ज चैप्टर्स हैं, जो एंड के चैप्टर्स हैं आपके, उसमें जाके पढ़ेंगे। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे हम। मैं आपको सब चीज़ों का प्रूफ दे रहा हूँ। आई एम ऑल्सो बींग अकाउंटेबल, मतलब मैं एक एक चीज़ का प्रूफ दे रहा हूँ कि बुक में जो लिखा है क्या हम उसको समझ रहे हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, और क्या उसके नोट्स भी साथ साथ बना रहे हैं। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो आप प्लीज़ उसे नोट डाउन कर लें और मुझसे सही समय पे पूछें, ओके। बट दिमाग में कन्फ्यूजन मत रखना, जब तक चीज़ क्लियर नहीं हुई और आप आगे नहीं बढ़ रहे, नहीं, उसको नोट डाउन करके छोड़ दीजिए वहीं पे। इसके बाद आप फिलहाल के लिए 1.3 को छोड़ दीजिए और 1.4 पे आइए, और यहाँ पे देखिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ओके। तो ये बुक कीपिंग के बारे में इसने बोला है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं, इसने फर्स्ट लाइन में ये बोला है। बट आप मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है बुक कीपिंग इज पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस। प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लें, अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस, मतलब वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट है। और अगर आप चार्ट देखेंगे तो बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, नॉट अकाउंटिंग। तो यहाँ पे उसने टर्म्स को थोड़ा मैनिपुलेट किया है, उसने बोला है अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस। तो आपको ऐसा लग सकता है कि वो अकाउंटिंग का पार्ट है, नहीं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग दोनों अकाउंटिंग प्रोसेस के पार्ट है। अकाउंटिंग प्रोसेस में बुक कीपिंग पहले होती है तभी अकाउंटिंग होगी, तो इट्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो इसको अगर आप पढ़ेंगे इसकी मीनिंग को, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में उसने आइडेंटिफिकेशन बोला है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट का, फिर उसे मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में क्या आता है आपका, कैश एज वेल एज काइंड, मैंने ये सब लिखवाया हुआ है। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको क्लासीफाई करेंगे। तो जहाँ क्लासिफिकेशन ख़त्म हुई वहाँ पे हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि जो दो ही बुक्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, जर्नल बुक और लेजर बुक, यही दो बुक्स होती हैं, तो यहीं तक बुक कीपिंग है। ये रूटीन नेचर का काम है जो जूनियर स्टाफ करता है, और ये मैकेनिकल होता है, राइट। इसके बाद आप अकाउंटिंग पढ़े, तो अकाउंटिंग नेक्स्ट पेज पे, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अच्छा, इसके ऊपर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं। अगेन वो आपको रीड करना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक डेफिनेशन दे देंगे और पूछेंगे किसने बोला है ये, तो आपको सारी डेफिनेशन एक जगह पे लिखनी है और आपको नोट्स में भी ये सब मिल जाएंगी, राइट। बट उससे पहले आपको सेल्फ स्टडी तो करनी है, एक बार देख लेना किसने क्या बोला है। बट सबने एक ही चीज़ बोली होगी घुमा फिरा के, एक ने कान ऐसे पकड़ा होगा तो दूसरे ने पीछे से घुमा के पकड़ा होगा, अदरवाइज सब चीज़ वही है। जैसे कि आप यहाँ पे एन रोजेन का देखें, सबसे आखिरी जो डेफिनेशन दी गई है कि बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर, तो इसने तो बहुत ही जनरल तरीके से बोल दिया। हमने तो इनफैक्ट मोर डीप में पढ़ा है कि सिस्टमैटिक प्रोसेस है तो, बट कहाँ तक, क्लासिफिकेशन तक, राइट। अब इसका डिफरेंस देखेंगे आप, तो हमने सब पढ़ लिया है। स्कोप में देखेंगे तो उसने डेफिनेशन दी है, आपको अंडरलाइन करते चलना है। सबसे पहले आप वर्ड अंडरलाइन करेंगे बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन, तो बुक कीपिंग इज कंसर्न विद, अंडरलाइन करेंगे आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फिर दूसरा अंडरलाइन करेंगे मेजरिंग देम, ठीक है, तीसरा अंडरलाइन करेंगे रिकॉर्डिंग देम, एंड चौथा अंडरलाइन करेंगे क्लासीफाइंग देम। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है, ट्रांजैक्शंस को जस्ट रिकॉर्ड करना, ये हमारा मेन पर्पस होता है। तो एक ऑब्जेक्टिव्स अगर पूछ ले वो, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज हम जस्ट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कोई इंटरप्रेट नहीं करना, वो बाद में जाके करेंगे अकाउंटिंग में, उसमें दिमाग लगेगा तो सीए करेगा जाके। हमने तो जूनियर स्टाफ ने क्या करना है, जस्ट उसको रिकॉर्ड कर देना है। अकाउंटिंग को पढ़ेंगे तो सबसे पहला वर्ड है अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग, तो समराइजिंग को अंडरलाइन करें, फिर इंटरप्रेटिंग को अंडरलाइन करें, और फिर कम्युनिकेटिंग को अंडरलाइन करें। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है, सब पढ़ा हुआ है हमने। फिर स्टेज आती है कि ये प्राइमरी स्टेज है, तो प्राइमरी स्टेज को अंडरलाइन करें, और इसके बाद फिर इट इज़ अ बेसिस, बेसिस मतलब अगर ये होगा तभी अकाउंटिंग होगी, तो बेसिस को अंडरलाइन करें और इस पर एक एरो बना लेना या कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आप आइए अकाउंटिंग साइड में, तो इसमें है सेकेंडरी स्टेज, राइट। सेकेंडरी स्टेज मीन्स इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। आई होप आपको ट्रैक मिल रहा होगा, अगर बुक नहीं है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या पागलपंती चल रही है, बट मेरी मजबूरी है, आपके पास बुक होनी चाहिए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग इज जस्ट टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, तो इसमें अंडरलाइन कर ले, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स प्रॉपर तरीके से।
उसके बाद उधर देखें ऑब्जेक्टिव्स में कि रिजल्ट्स फाइंड आउट करना है यानी आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और पोजीशंस फाइंड आउट करना है यानी आपका बैलेंस शीट। ओके, एंड उसको कम्युनिकेट कर देना इन्फॉर्मेशन को, किसको, यूजर्स को। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आए, आप रूटीन नेचर को अंडरलाइन करें और इधर आप एनालिटिकल और डायनामिक को अंडरलाइन करें। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डायनामिक मतलब जैसे जैसे एंट्री हो रही है तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तो चेंज होता जा रहा है ना, तो वो डायनामिक हो गया। इसके बाद आपका आता है परफॉर्मेंस, तो यूजुअली जूनियर स्टाफ करता है, तो जूनियर स्टाफ को अंडरलाइन कर लें और वहाँ पे स्पेशल फंक्शन लिखें। स्पेशल फंक्शन मतलब यूजुअली ये काम स्पेशल लोग करते हैं, तो इसमें आपका एग्जांपल लिख लेना CAs, MBAs एट्सेट्रा, बट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, CAs जूनियर स्टाफ में भी आ सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी तरफ आएगा कि ये स्किल बेस्ड होता है, राइट। तो ये हमने डेफिनेशन सब कुछ पढ़ ली है। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। तो अकाउंटेंसी के अंदर आप पढ़ेंगे अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। इस सिस्टमैटिक नॉलेज को अंडरलाइन करना, एंड नेक्स्ट उस पे आना, ये पूरा आप पढ़ेंगे, इसको सेल्फ रीड करेंगे क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अकाउंटिंग में आप आएंगे, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच का डिफरेंस, तो आप पढ़ेंगे इसे अकाउंटेंसी इज द नॉलेज वेयरएज अकाउंटिंग इज द एक्शन और प्रोसेस, उसको यूज करना इज बेसिकली योर अकाउंटिंग। तो हमने जो चार्ट में पढ़ा है यही हमने यहाँ पे रीड भी कर लिया है, तो आई एम प्रूविंग इट टू यू कि हमने कुछ गलत नहीं पढ़ा है। अब आते हैं हम नेक्स्ट नोट पे, नोट नंबर 5, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमने पैसे से रिलेटेड, मनी की टर्म्स में मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको हम कैसे ना कैसे तो प्रेजेंट करेंगे ना किसी फॉर्मेट में, तो हम कुछ स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट करते हैं जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनके अंदर क्या क्या आता है मैं आपको समझाऊंगा अभी, बट ऊपर का जो एक लेवल था, जो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट था कि ट्रायल क्या है, P&L क्या है, बैलेंस शीट क्या है, अब इसे हम पढ़ते हैं कि इनको बोलते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो फाइनल लेवल पे बनती है हमारी, जस्ट जिससे कि हमारी समराइजिंग हो सके। तो ये स्टेटमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे अब। ऐसी स्टेटमेंट जो मुझे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रही है, जैसे कि ये स्टेटमेंट, मेरी इनकम 180 रुपये, मेरा खर्चा 160 रुपये, देयरफॉर मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपये। दिस इज अ स्टेटमेंट, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये ऐसी स्टेटमेंट है जो मुझे मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बता रही है। अच्छा, एक चैप्टर आएगा आपका NPO, आप इंडेक्स खोल के अगर देखना भी चाहें तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 21 में आपका NPO आएगा। NPO क्या है? ये आपके नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ये ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जैसे आपके NGOs वगैरह या कुछ ट्रस्ट होते हैं या फिर स्कूल्स हो गए जो जस्ट चैरिटी पे चल रहे हैं। तो ऐसे लोग प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे ना, तो उनके यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस तो बनेगा ही, क्योंकि वो लोग भी इनकम कमाएंगे, वो लोग भी खर्चा करेंगे, बट उनका इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का नहीं है। तो वहाँ पे वो लोग क्या बोल देते हैं, इसी स्टेटमेंट को सरप्लस एंड डेफिसिट। यही फॉलो होगा, बट जस्ट नाम चेंज हो जाएगा, सरप्लस एंड डेफिसिट स्टेटमेंट। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको आगे चल के वेरीफाई करना पड़े फ्यूचर में, तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट की जगह पे सरप्लस। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा क्या बच गया, वही तो प्रॉफिट होता है, बट वहाँ पे प्रॉफिट वर्ड बोलेंगे ना, तो जब हम कम्युनिकेट करेंगे उस इंफॉर्मेशन को अपने यूजर्स को। अच्छा, सोच के देखो, एक ट्रस्ट के केस में यूजर्स कौन होंगे? आपके जिन्होंने आपको डोनेशन दी है वो लोग चाहेंगे ना कि आप बताएं उनको कि आपने उनकी डोनेशंस का यूज़ कैसे किया। तो आप आंसर कैसे करेंगे? अकाउंट्स के थ्रू। और अगर वहाँ पे आप बोलें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो बोलेगा तुम प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, तुम्हें चैरिटी के लिए काम करना था, तो आप बोलेंगे वहाँ पे वर्ड सरप्लस। और ऐसे ही अगर लॉस होगा तो हम बोलते हैं डेफिसिट, मतलब कमी, कितनी कमी रह गई। तो हमारी इनकम कम रही होगी, हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए, तो ऐसे केस में डोनेशन जब कम रही होगी तो हमें डेफिसिट हो गया होगा, बट इसको लॉस नहीं बोलेंगे, बिकॉज अगेन हमारा अगर रिकवरी नहीं भी हुई तो हम चैरिटी के लिए काम कर रहे थे, तो कमी पड़ गई बट लॉस नहीं है। बट इसको कैलकुलेट करने के तरीके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो जस्ट नाम में डिफरेंस है। शेक्सपियर ने कहा है नाम में क्या रखा है, बट यहाँ पे नाम में बहुत कुछ रखा है। तो आप नाम ढंग से यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे इमोशनल नहीं होना बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल यहाँ पे रूल्स जैसे बोले गए हैं, अकाउंटेंसी के जो रूल्स हैं यानी जो नॉलेज है उसको वैसे ही फॉलो करना है जैसे वो लिखी गई है। आप भगवत गीता में चेंजेस नहीं करते हैं, वो जैसे लिखा गया है उसको आप वैसे मानते हैं, राइट। इसके बाद है आपका बैलेंस शीट, इसको हम बोलते हैं
पोजीशन स्टेटमेंट, जैसे ऊपर वाले को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। अब आप बोलेंगे एक्सपेंस स्टेटमेंट क्यों ना बोलें, इसे बोलते हैं बट इनकम बोलना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं ना यहाँ पे। एनपीओस को छोड़ दीजिए, बट इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि हमारी इसमें इनकम ज़्यादा होगी, तो भारी क्या है, इनकम ना। 180 रुपये की इनकम है, तो इसलिए इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ये बेसिकली अमेरिका साइड में ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड इनकम स्टेटमेंट। इंडिया में इसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोला जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला जाता है। इसके अलावा बैलेंस शीट को बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। जैसे हमने अपनी स्टॉक की डिटेल्स रखी थी ना कि आखिरी दिन मेरा स्टॉक कैसा कितना है, तो यहाँ पे भी किसी की पोजीशन चेक करता है। वो क्या है मैंने आपको वो नहीं बताया, अभी मैं समझाऊंगा उसको। इसके अलावा कितना कैश आया कितना कैश गया, उसके लिए एक स्टेटमेंट बनती है। एंड अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, नोट्स टू अकाउंट्स। देखो क्या होता है कि मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। हम कौन से लेवल पे हैं, समराइजिंग। जब आप समराइज करते हैं तो आप डिटेल नहीं देते, तो यानी टोटल इंफॉर्मेशन आप, जैसे कि आपका परचेज है तो आप परचेज को परचेज अकाउंट जो कि क्लासिफिकेशन में रहा होगा उसका टोटल उठाएंगे और इसे यहाँ डाल देंगे। परचेज अकाउंट खोल के देखेंगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट में आपका 1 तारीख को परचेज, फिर 3 तारीख को परचेज, ऐसे 100 रुपये 200 रुपये, और एंड में आपका टोटल कितना आया 300 रुपये। तो इस 300 को आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, यहाँ पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक समराइजिंग स्टेज पे आता है, तो यहाँ पे आप टोटल लेते हैं जिससे कि आप टोटल बता दें उसे और आप डिटेल में ना जाएं। जिसको डिटेल की ज़रूरत होगी वो फिर आपका परचेज अकाउंट देख लेगा कि उसको देखना है कि 3 तारीख को कितनी परचेज हुई, 1 तारीख को कितनी परचेज हुई, तो इसलिए वो क्लासिफिकेशन स्टेज में पीछे आके देख सकता है। बट समराइजिंग का यूज़ ये है ना कि एक जैसे आईटीसी कंपनी है, करोड़ों की परचेज है, तो उसका जो शेयर होल्डर है वो इंटरेस्टेड नहीं है कि आपने कितने कितने की परचेजेस की है, उसको टोटल बता दो कितनी परचेज हुई है। हाँ, अगर उसको ऐसा लगा कि पिछली बार से परचेज 4 गुना हुई है तो फिर वो डिटेल चेक करेगा। तो वो कहाँ आता है, डिसीजन लेवल पे, इंटरप्रिटेशन लेवल पे, कि वो इंटरप्रेट करके देखेगा यार इस बार तो परचेज काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो खर्चा ज़्यादा हो गया, इससे मेरी प्रॉफिट तो नहीं कम होगा, क्योंकि इनकम अगर मैंने उतनी कमाई जितनी पिछली बार कमा रहा था और खर्चा ज़्यादा हो गया इस बार, तो मेरा प्रॉफिट तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप इंटरप्रेट करते हैं। बट क्या आप इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस में बता देंगे? नहीं, डिटेल तो बता ही नहीं जा सकती, बिकॉज समराइजिंग है। आपको सिर्फ कोर इन्फॉर्मेशन देनी है, टोटल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ऐसे केसेस में हमारे बनते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, बेसिकली ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है अबाउट अकाउंट्स। ओके, तो जो भी हम रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग कर रहे हैं उनकी सबकी डिटेल चाहिए तो यू गो टू नोट्स टू अकाउंट्स। ये जस्ट क्या होता है, मेन स्टेटमेंट्स के पीछे चिपकी हुई होती हैं। तो अगर आप अपने बैंकर को दे रहे हैं, बैंक को दे रहे हैं कि देखो ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, अगर कोई डिटेल चेक करनी होगी तो पीछे चेक कर लेना। ये आजकल हर जगह चल रहा है, मतलब मार्केट में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है ये कि आजकल कोई भी डिटेल आपकी मेन अकाउंट में नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके लिए अलग से पीछे डिटेल अटैच होती है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये भी मेरे किसका पार्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो जब भी मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूँगा तो मैं किसकी बात करूँगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, जो अलग अलग केसेस में अलग अलग नाम से बोली जाती है। नॉर्मली उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। किस केस में, एनपीओ के केस में। ऐसे बैलेंस शीट होती है, एनपीओ के केस में इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हमने अपने अफेयर्स को कैसे हैंडल किया, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, राइट। एंड पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट मतलब मेरी क्या पोजीशन रही है किस चीज़ की, उसका नाम मैंने अभी बताया नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अच्छा जब मैं आगे बताऊंगा तो प्लीज़ पीछे आके लिख लेना उस चीज़ को। कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरे कैश कितना आया कितना गया उस सब के बारे में, क्योंकि कैश एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे बिजनेस में, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसका एक एक रुपया मेरे लिए बहुत रेलेवेंट है, तो इसलिए उसके लिए स्टेटमेंट बनती है। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स, जस्ट टू गिव द डिटेल्स। तो ये 4 चीज़ें मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं जिनको हम प्रेजेंट करते हैं अपने यूज़र्स को। ये अलग अलग इन्फॉर्मेशन देती हैं और अलग अलग इनकी रेलेवेंस है, राइट। बट ये सब मिलके क्या बनती है, फाइनेंशियल
स्टेटमेंट्स। इसके अलावा और भी हो सकती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हो सकती हैं। मैंने बताया था एज़ पर नीड एंड एज़ पर द लॉ। तो आप आइडेंटिफिकेशन करें कि आपको क्या क्या स्टेटमेंट्स बनानी है और उस हिसाब से आप 5वीं 6ठी जितनी चाहे बनाना चाहे। अगर आपको स्टॉक की डिटेल अलग से देनी है तो स्टॉक डिटेल दे दीजिए, बट वो हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में नहीं आती है कि आप स्टॉक की डिटेल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलें। वो आपका नोट्स टू अकाउंट्स का पार्ट हो ही जाएगा, तो इसीलिए हम उसको अलग से नहीं बोलते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यही आता है। इनफैक्ट अगर आप अपनी टीएस गरेवाल देखेंगे तो टीएस गरेवाल सिर्फ आपको ये बोलता है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपकी कंपनीज के कानून से आती है। क्योंकि मैं आपको बिजनेस भी पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे आपको ये चीज़ें भी बतानी है। तो नोट्स टू अकाउंट्स एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जिसको आपको लिखना है और फिर अपने स्कूल के टीचर को परेशान करना है, राइट। तो हम तो जरूर करते हैं, हम कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कोई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपकी टीचर बताए तो मेरे से आके पूछिए, ऐसे जो मैं बता रहा हूँ तो अपने टीचर को परेशान कीजिए। बट ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया, जो आपको एनसीईआरटी और टीएस गरेवाल में नहीं मिलेगा, विच इज़ नोट्स टू अकाउंट्स। अच्छा, इसमें याद रखना जो ये फॉर्मेट वगैरह दिए होते हैं ये आपके, अगर कंपनी है, हर केस में कंपनी के अकाउंट्स नहीं बन रहे होंगे ना, कभी कभी आप एक दुकान का अकाउंट भी तो बना रहे होंगे ना, तो कंपनी से केस में हम बोलते हैं कि हम कौन सा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 कुछ नहीं है, आपका एक कानून लिखा गया है बहुत मोटा सा, ये एक आपकी बुक है, इसके बुक के पीछे वाले हिस्से में कुछ पन्ने अटैच्ड हैं, इनको बोला जाता है शेड्यूल्स। जैसे आपके नोट्स टू अकाउंट्स होता है ना कि डिटेल देने के लिए, ऐसी डिटेल देने के लिए आपके बहुत सारे शेड्यूल हैं। तो वहाँ पे 6-7 शेड्यूल हैं आपके, हर शेड्यूल के अंदर अलग अलग इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे शेड्यूल 3 आता है, तो अलग अलग चीज़ें आएंगी आपकी, जब ज़रूरत होगी तो हम उनको पढ़ेंगे। ये शेड्यूल 3 जो है आपका वो 11th वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट ये 12th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहाँ पे कंपनीज़ के अकाउंट बनाने के लिए अलग से आएंगे, और जहाँ कंपनीज़ के अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे शेड्यूल 3 तो फॉलो होगा ही। शेड्यूल 3 जस्ट एक फॉर्मेट है जो आपको इन सब ऊपर स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट देता है कि आपको वैसे ही बनाना है। जैसे मैंने आर्ट की बात की थी तो मैंने बोला था वर्टिकल फॉर्मेट, तो शेड्यूल 3 आपका वर्टिकल फॉर्मेट के बारे में बात करता है। शेड्यूल 3 मैंने पीछे डिस्कस किया था, तो हो सकता है आपको तब वहाँ पे कन्फ्यूजन रही हो। अगर आपने नोट डाउन किया था तो देखो आपकी क्वारी यहाँ पे दूर हो सकती है कि शेड्यूल 3 है क्या। तो कभी भी कोई दिक्कत आए तो उसके लिए वेट करना चाहिए। रिकॉर्डेड सेशंस आपके प्रॉपरली एडिटेड सेशंस हैं, उसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आती है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर हेल्प। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में शेड्यूल 3 के बारे में डिस्कशन की गई है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये एक फॉर्मेट है जो कभी कभी आपके क्वेश्चंस में आ जाता है कि बताओ शेड्यूल 3 ने इसके बारे में क्या कहा। तो मुझे आपको कुछ इसकी डिटेल बता के चलनी पड़ेगी। तो कंपनी का कानून भी हम पढ़ेंगे, इवन दो कंपनीज के अकाउंट्स हमारे 11th स्टैंडर्ड में नहीं है, वो 12th में आके आते हैं। तो जब आएंगे हम तब पढ़ेंगे, बट उसके कुछ डिटेल कुछ बेसिक्स तो हम 11th में ही पढ़ेंगे। नोट नंबर 6 है आपका कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। वही जो इन्फॉर्मेशन हम ऊपर स्टेटमेंट में दे रहे हैं वही तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, यानी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। देखो ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, बट क्योंकि हमने स्टेटमेंट्स पढ़ लिए तो बहुत ईजी है। जो इन्फॉर्मेशन वो स्टेटमेंट्स देना चाहती हैं, द इन्फॉर्मेशन दे आर इंटेंडिंग टू गिव यू, वही इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यानी इन्फॉर्मेशन जो प्रॉफिट से रिलेटेड होगी, इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल पोजीशन से। तो यहाँ पे जब फाइनेंशियल पोजीशन बोल रहे हैं तो यू कैन नॉट राइट बैलेंस शीट, क्योंकि जैसे ही आप बैलेंस शीट लिखोगे टीचर समझेगा आपने किसका आंसर दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ रहा है तो उस स्टेटमेंट का नाम बताना है, तब तो आप बैलेंस शीट लिखो। बट जब वो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है तो बैलेंस शीट के अंदर कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, पोजीशन की इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ओके, अब ये मत बोलना इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स नहीं, क्योंकि वो नोट्स टू अकाउंट्स खुद ही तो इन्फॉर्मेशन है। किसकी इन्फॉर्मेशन, ऊपर 3 वालों की। तो वो नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है, बट इन्फॉर्मेशन तो वो किसकी दे रहा है, ऊपर 3 की डिटेल ही तो दे रहा है उसकी। तो यहाँ पे हम चौथा पॉइंट नहीं बनाते हैं यहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नोट्स टू अकाउंट्स। नो, नोट्स टू अकाउंट्स अपने आप में इन्फॉर्मेशन है। तो यही 3 पॉइंट है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, बट उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि ये जो नोट नंबर 6 एंड नोट नंबर 5 है ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा। इनफैक्ट नोट नंबर 6 मिल सकता है शायद, आप देखें एक बार बुक में, आप पेज नंबर 1.9 पे देखें,
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो आप देखेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एक सर्विस एक्टिविटी है, यानी सर्विस है कि हमें किसी को इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम उसकी सर्विस में है ना। तो इन्फॉर्मेशन इज बेसिकली सर्विस एक्टिविटी, मीन्स कि हम किसी को सर्व कर रहे हैं, किन को, यूजर्स को सर्व कर रहे हैं जो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कुछ डिसीजंस लेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए हम, ये एक सर्विस एक्टिविटी है, ये उसको उनको एक डिटेल देती है। इसमें क्या करते हैं हम, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। अब आप नेक्स्ट उसमें आइए, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लो। ओके, इसके अंदर के जो आइटम्स हैं वो हो सकता है आपको चैप्टर नंबर 2 या 3 के बाद समझ में आए, क्योंकि इसके अंदर जो आइटम लिखे गए हैं वो अभी हमें पता भी नहीं है कि होते क्या है। अभी हमें नहीं पता इनकम की डेफिनेशन क्या है, अभी नहीं हमें पता है कि एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है, खर्चों की डेफिनेशन क्या है। वो जब हम चैप्टर नंबर 2 में आएंगे तब पढ़ेंगे। तो इसकी अंदर की डिटेल जो है वो हम दोबारा आके पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए नज़र डाल लेनी है कि देखो हमने इतना कवर कर लिया। आपको देखो यहाँ पे जैसे कि आपका इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके अंदर आपको शेड्यूल 3 भी देखने को मिलेगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन देखने को भी मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखने को मिलेगा, या सरप्लस या डेफिसिट वर्ड देखने को मिलेगा। तो रीड करेंगे तो कुछ नया नहीं दिखेगा आपको, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, बट एक बार नज़र डालने से ये हो जाता है कि टीचर अकाउंटेबल हो गया, उसने आपको आंसर कर दिया, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जो कि जस्ट आपको मिलेगा अगले पेज पे 1.11 पे, जिसमें है कि इस इंफॉर्मेशन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। कभी कभी ये वर्ड यूज करता है कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंने आपको बताया कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, क्या होना चाहिए। तो वो आपसे पूछ रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं ना, जो ये स्टेटमेंट्स इंफॉर्मेशन देना चाह रही हैं, इसकी क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, यानी इसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। कैसी है ये नहीं, कैसी होनी चाहिए। तो ये बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है, पहली बात तो वो रेलेवेंट होनी चाहिए। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आती हैं, 4 चीज़ें, उनके नाम मन में रिवाइज कर लेना। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के क्या कितनी चीज़ें आती हैं, 3, चौथी नहीं आती, दैट इज़ नोट्स टू अकाउंट। इनफैक्ट टीएस गरेवाल में यहाँ भी 3 दी हुई हैं, और हो सकता है आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखे ही ना पॉइंट टीएस गरेवाल में, एनसीईआरटी में दिख जाए। तो हमने तो सब कुछ नोट डाउन कर लिया, हम कुछ छोड़ के नहीं चल रहे हैं, राइट। बट अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, कि पहली बात तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है वो सबसे पहले रेलेवेंट होनी चाहिए। अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक स्कूल है, लेट्स से डीएवी स्कूल है, बहुत ही फेमस स्कूल्स हैं ये डीएवी के, और यहाँ पे स्टूडेंट का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है, उसका रोल नंबर, उसने फीस सबमिट करी या नहीं करी, ठीक है, वो कौन सी क्लास में है, कितनी उसकी एज है, उसके पेरेंट्स के नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सब क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं। ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट कर रही है। इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था एनीथिंग दैट इज़ मीनिंगफुल, और हमारे यहाँ पे हम कौन सी इन्फॉर्मेशन से नाता रखते हैं, ओनली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब जो पैसे से रिलेटेड है। तो यहाँ पे मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फीस। तो आप देखो, आई हैव द इंफॉर्मेशन बट इट मस्ट बी रेलेवेंट। तो पहली बात तो मेरे लिए रेलेवेंट कौन सी इंफॉर्मेशन है, ओनली फीस से रिलेटेड। रेलेवेंट मतलब क्या ज़रूरी है, सिर्फ उसी को देखो। चलो डीएवी की बात हो गई, डीएवी के स्टूडेंट्स की फीस का रिकॉर्ड डीएवी के लिए रेलेवेंट है, बट क्या डीएवी के लिए डीपीएस के स्टूडेंट्स की फीस रेलेवेंट है, नहीं। तो मैं अपनी यूज़र्स को ऐसी इंफॉर्मेशन दूं जो उनके लिए रेलेवेंट हो। अब मेरे यूज़र्स हैं जैसे कि बैंक, हमने बैंक तो पढ़ ही लिया ना, या दूसरा हमने पढ़ लिया था गवर्नमेंट। मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया था ये कि गवर्नमेंट भी हमारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती है कि हमने प्रॉपर टैक्सेस पे करे हैं या नहीं करे। बैंक देखती है कि उसे लोन देना है या नहीं देना, तो इसके लिए वो हमारी इन्फॉर्मेशन चेक करती है। अब हमारे रिकॉर्ड में हमने बैंक को एक स्टेटमेंट दी और उसमें हमने दिखाया कि हमारे पास एक हाउस है, ओके। ये हाउस बैंक के लिए रेलेवेंट है, बिकॉज बैंक देखेगी कि इसके पास अगर लोन देने की कैपेबिलिटी नहीं होगी तो हम इसका घर सिक्योरिटी पे रखवा लेंगे, और बाद में अगर ये लोन पे नहीं करता तो ये बिकवा देंगे। तो फॉर बैंक दिस इज रेलेवेंट, बट गवर्नमेंट के लिए भी तो ये रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हाउस टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट के लिए ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हो गई। तीसरा बंदा यहाँ आप लेते हैं ओनर। ओनर भी तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करता है, तो क्या ओनर को उसके घर की डिटेल नहीं पता होंगी? यस, तो उसके लिए भी वो क्या है,
रेलेवेंट। बट अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। ये तो था हाउस। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लांट। हमने बहुत सारे प्लांट्स उगाए, पूरा गार्डन बना लिया। ओके, तो क्या ये बैंक के लिए रेलेवेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या वो ओनर के लिए रेलेवेंट है? हो सकता है नहीं, हो सकता है हो सकता है नहीं। बट क्या ये गवर्नमेंट के लिए रेलेवेंट है? यस। गवर्नमेंट इन्वायरमेंट चेक कर रही थी कि क्या ये कंपनी पॉल्यूशन तो नहीं फैला रही है, तो गवर्नमेंट ने देखा इसने तो गार्डन बनाया हुआ है। इनफैक्ट फैक्ट्रीज के कानून में ये लिखा गया है कि हर फैक्ट्री के आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए। अब वो अलग अलग रूल्स हैं, वो हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, बट होने चाहिए। तो हमने क्या बोला यहाँ पे कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट। तो ये इसकी क्वालिटी है। क्वालिटी मतलब होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है हो ही। ठीक है, हम देख ले इन्फॉर्मेशन कुछ भी पढ़ी है तो क्या मैं उसको पढ़ के देखना शुरू कर दूंगा? इसका बेस्ट एक और एग्जाम्पल है कि मैं एक केमिस्ट की शॉप पे गया, मुझे वहाँ पे कुछ पन्ने उसके डेस्क पे मिले। ठीक है, रिसेप्शन डेस्क पे मिले, या डॉक्टर के यहाँ गया, मुझे वहाँ पे कुछ पन्ने मिले, मैंने उसको रीड करना शुरू करा, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। तो मैं बोलूँगा क्या? इररेलेवेंट, क्योंकि वो मेरे लिए इररेलेवेंट है। तो जरूरी है जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो रेलेवेंट ही हो। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या होनी चाहिए, तो उसमें तो हम क्या बोलेंगे? यस, इट मस्ट बी रेलेवेंट। मुझे डॉक्टर से ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे बारे में हो, मुझे किसी और पेशेंट की डिटेल देख के क्या करना है, राइट? तो इट मस्ट बी रेलेवेंट। इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे। इसके बाद आता है इट मस्ट बी रिलायबल। हमने सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात किया था कि बिल्स वगैरह, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आए वो ऐसी सोर्स से आए, बिल्स हो गए, आपके टैक्स रिसीट्स हो गई, ये ऐसे सोर्स से आए जो कि वेरीफिएबल हो। आपने क्या करा, रेड़े वाले से सामान रखवाया, उसने आपसे चार्ज करे 500 रुपये। अब रेड़े वाला आपको बिल देगा क्या? बिल्कुल नहीं। उसने एक प्लेन पन्ने पे लिख के और साइन करके दे दिए। साइन क्या? अंगूठा ही लगाया। कैन यू वेरीफाई दिस अंगूठा? या आपको क्या पता है कि ये आपने खुद फेक नहीं बनाया? तो कैन यू वेरीफाई इट? तब तो ये सीए की सिरदर्द है कि वो कैसे वेरीफाई करता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कैन यू वेरीफाई इट? नो। तो इन दैट केस हो सकता है नहीं ये इन्फॉर्मेशन क्या हो, रिलायबल ना हो। इसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया नोट्स टू अकाउंट्स। आपने नोट्स टू अकाउंट्स में डिटेल दी है, आपने परचेज के बारे में लिखा और उसके अंदर जस्ट 100, 200, 300 कोई मीनिंग निकल के आ ही नहीं रहा है। और अगर मीनिंग निकल के नहीं आ रहा तो इट इज़ जस्ट डेटा। आपने ना उसके आगे डेट लिखी, ना कुछ लिखी, ना प्रोडक्ट का नाम लिखा कि किस चीज़ की परचेज हुई है, तो इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल ना। या फिर आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिया, आपने सिंपल 180, 160 और 20 एंड यहाँ पे लिख दिया प्रॉफिट, ख़त्म बात। व्हाट इज़ दिस? इनकम है, सेल है, या फिर आपने इनकम लिखी तो है, आपने ऐसे ही लिखी, देखो 180 माइनस 100 माइनस 80 प्लस 20 माइनस 20। किसी ने आपसे पूछा इसका क्या मतलब हुआ, आंसर तो इसका तब भी कितना आया 180। किसी ने आपसे पूछा ये क्यों करके दे रहे हैं, जस्ट टू कन्फ्यूज़। कोई आपसे पूछ रहा है कि क्या ये एक्चुअली में कोई चीज़ है, आपने कहा नहीं ये तो मैंने प्लस माइनस करके दिखाया, अल्टीमेटली आंसर तो 180 है ना। तो इज़ इट अंडरस्टैंडेबल? नो। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी प्रेजेंट होनी चाहिए कि वो अंडरस्टैंडेबल भी हो, जो उसको देखे समझ भी पाए। ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि अगर बंदे को अकाउंट्स का वो फील्ड का है ही नहीं तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अकाउंट्स लो ही मत। बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, बट बेसिक नॉलेज के बावजूद भी ऐसे प्रेजेंट करो कि वो अंडरस्टैंडेबल हो, राइट? उसके आता है कंपेरेबल। देखो आपका एक होमवर्क है, आप गूगल पे जाना और रिलायंस की बैलेंस शीट, रिलायंस लिमिटेड की बैलेंस शीट सर्च करना। इसके बाद जब आप उसकी डिटेल देखेंगे तो उन्होंने अपनी, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे मैंने 180 लिखा, लेट्स से रिलायंस में 180 करोड़ हो सकता है, वो भी बहुत छोटा है इनफैक्ट, और ये 20 रुपये। ये कौन से साल का है, लेट्स से 2018। ओके, रिलायंस ने ये 2018 की डिटेल आपको दे दी। उसने बता दिया ये इनकम, जिससे कि अंडरस्टैंडेबल रहे। उसने बता दिया ये खर्चा है, एक्सपेंस है, और उसने बता दिया ये प्रॉफिट है। इसके साथ साथ रिलायंस ने पिछले साल की इंफॉर्मेशन भी दे दी, 2017, राइट? और रिलायंस ने क्या लिखा यहाँ पे कि पिछली बार हमारी इनकम थी 160, पिछली बार हमारा ये था 130 और मुझे 30 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। तो
तो देखो अब इससे इंफॉर्मेशन क्या हुई, कंपेरेबल हो गई, अपनी ही इंफॉर्मेशन कंपेरेबल हो गई खुद से। तो आपने देखा कि मेरी पिछली बार इनकम थी 160 और अब है 180, तो हम यहाँ पे अच्छे चल रहे हैं, ओके। यहाँ पे आपने चेक करा यार खर्चे तो इस बार बढ़ गए, नॉट ओके, बट इनकम भी तो इंक्रीज हो रही है, तो मे बी ओके कि चलो इनकम भी तो इंक्रीज हो रही है, खर्चा भी तो फिर ज़्यादा ही होगा। बट आप देखो आपका प्रॉफिट डाउन हो गया, डेफिनेटली नॉट ओके। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे देख के इन्वेस्टर्स ने देखा कि यार ये कंपनी तो डूबती जा रही है, तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट इस बार डिक्रीज कर लिया। ये अलग बात है कि उसने अगर बता दिया कि देखो हम इस बार जियो लेके आए हैं, हमने फ्री सर्विसेज दी थी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आ गया, बट ये फ्यूचर में जाके हमें बेनिफिट देगा। तो आज अगर आपका प्रॉफिट 20 है तो हो सकता है फ्यूचर में आपका प्रॉफिट 80 आए, क्योंकि जियो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। तो ऐसे केसेस में वो बंदे टिक जाएंगे। तो वो तो डिसीजन मेकिंग है, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग इसे ही तो बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन को आप पढ़ो और उसके बेसिस पे इंटरप्रेट करो। तो जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, क्या उन्होंने प्रॉपर उसको पढ़ा और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, बिसाइड्स द फैक्ट कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड कंपेरेबिलिटी। अब कंपेरेबिलिटी दो तरह की होती है, इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म। फर्म मतलब बिजनेस, फिलहाल फर्म का मतलब क्या है, बिजनेस। तो इंट्रा मतलब आपने अपनी ही इंफॉर्मेशन को खुद की इंफॉर्मेशन से कंपेयर किया, एक साल की दूसरे साल से, एक क्वार्टर की दूसरे क्वार्टर से, एक मंथ की दूसरे मंथ से। ये होता है इंट्रा फर्म, जब अपनी ही सेल्फ इंफॉर्मेशन कंपेयर्ड। वेयरएज ये कौन सा होता है, इंटर फर्म, जब आप रिलायंस की इंफॉर्मेशन, रिलायंस खुद की इंफॉर्मेशन को आइडिया की इंफॉर्मेशन से कंपेयर कर रहा है। तो दोनों 2018 की ली गई हैं। यहाँ पे इसने प्रॉफिट दिखाया आपका 20 रुपये का, इसने प्रॉफिट दिखाया 10 का, तो ये बोलेगा आई एम इन अ बेटर पोजीशन, राइट। तो दिस इज इंटर फर्म, बिजनेसेस के बीच में, बिटवीन द बिजनेसेस। इंटर मतलब बिटवीन बिजनेसेस, ओके। इसे बीएस मत लिखो, ये बैलेंस शीट समझ में आएगा, बिजनेसेस, ओके। तो ये सब हमने पढ़ा यहाँ पे। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, हमने शुरू से क्या पढ़ा। आज स्टार्ट किया था कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, हमने कहा दोनों है, एक टेक्निक बेस्ड है और एक प्रिंसिपल बेस्ड है। इसी प्रिंसिपल से याद आया हमारे अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी प्रिंसिपल बेस्ड है, वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, पूरी नॉलेज है वो पूरी भगवत गीता है। इसको ब्रैकेट में लिख लेना, भगवत गीता अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, जिससे कॉमेंट्री भी साथ साथ चलती रहे। फिर अकाउंटिंग क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने चीज़ों को रिकॉर्ड करना। इसके बाद नोट नंबर 4 में बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ये तो हम परफेक्ट हो चुके हैं इसमें। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या थी, ये 4 चीज़ें, इसमें से इन्फॉर्मेशन सिर्फ 3 की मिलती है, बिकॉज चौथी तो खुद ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने। फिर मैं बताया था कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि इट मस्ट बी रेलिवेंट, इट मस्ट बी रिलायबल, इट मस्ट बी कंपेरेबल एंड इट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल। अब आप इसको जरा रीड करेंगे पेज नंबर 1.11 में, तो आपको ये दिख जाएगा। 4th पॉइंट कंपेरेबिलिटी, अगर आप देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इंट्रा फर्म और इंटर फर्म दोनों दिए हैं। तो मैं आपको हर पॉइंट में कुछ अंडरलाइन करवाना चाहता हूँ या कुछ लिखवाना चाहता हूँ। फर्स्ट, रिलायबिलिटी में आप अंडरलाइन करें वेरीफिएबल, ओके, एंड फ्री फ्रॉम बायस। बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं आपने झूठ बोल दिया कि नहीं यार मेरा बिजनेस है, चलो फेक बिल बना देते हैं, नहीं। और आगे एक वर्ड ऐड कर लो, ट्रस्टेबल, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, और कॉमा करके लिखना प्रूवन बाय फैक्ट्स। तो देखो मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ, इट मस्ट बी वेरीफिएबल, इट मस्ट बी ट्रस्टेबल, इट मस्ट बी प्रूवन बाय फैक्ट्स और एविडेंस। देखो आप रेड़े वाले का बिल तो नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसने बिल दिया ही नहीं, कैसा बेचारा बनाएगा, एक खाली पन्ने पे बनाएगा तो आप मानेंगे नहीं उसे। तो आपने क्या करा, एक वीडियो फुटेज वेबकैम से, जो सिक्योरिटी कैम है उससे दिखा दी कि देखो मैंने इसे 500 रुपये दिए हैं और ये तो कैमरे में साथ साथ दिख रहा है। तो आपने क्या करा, या तो फैक्ट बता दिए, आपने बिल्स वगैरह दिखाए, या फिर आपने कोई और एविडेंस दे दिया। तो ऐसी चीज़ के बेसिस पे आप रिलाई कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। इसके बाद कंपेरेबल है, मैंने बताया था आपको, इंट्रा वर्सेस इंटर, दोनों आपको रीड करने हैं बुक से। अंडरस्टैंडेबल में आप लिखेंगे क्लियरली प्रेजेंटेड, ओके, एंड रेलेवेंस में आप लिखेंगे कि इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से हम नोट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, यूजर्स ऑफ
फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अल्टीमेटली जिसको हम इतना रो रहे थे कि किसको इन्फॉर्मेशन देनी है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारा कल होगा लेक्चर नंबर 3 और इसके बाद हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। ओके, आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, थोड़ा यूनिक लगेगा और टीचर के कंपैरिजन में, बिकॉज हम लोग थ्योरी पे भी बहुत फोकस करते हैं और ये जो वीडियो रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये भी चीज़ आपको यूनिक लग रही होगी। तो प्लीज़ अप्रिशिएट माय एफर्ट्स, अपने दोस्तों को बताइए। कुछ लेक्चर्स फ्री में यूट्यूब पे डले होंगे तो उनको बोलिए कि वो लोग देखें और जज करें। और कोई भी अगर दिक्कत है आपको तो यू कॉन्टैक्ट मी, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। इसमें से कोई भी गलती अगर आपको लगी है कि हमने गलती करी है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो यू कॉन्टैक्ट अस। दिस इज शिवांश शर्मा साइनिंग आउट। बाय बाय।